अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्र अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पते की 33वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। वो नौजवान जिसके साथ इसने इस लड़की को बैठते देखा था और बाद अज़ां इसे फ्राई पैन भी दे मारा था, वो इसके जहन से नहीं निकल रहा था। अगले कुछ दिन वो बहुत मसरूफ़ रहा और इसे अपने मामूओं के घर के करीब से भी गुजरने का वक्त ना मिला। लेकिन शक का जो खटका इसके दिल में पड़ गया था, इसकी तस्दीक के लिए इसने हया के ईमेल एड्रेस पर क्लोन लगा दिया था। इसका ईमेल एड्रेस मम्मी ने रुहेल से लेकर दिया था इसे। इस क्लोन हैकर के बायस अब इस ईमेल एड्रेस में जैसे ही कोई मेल आती या बाहर जाती तो अगले ही सेकंड वो इसे अपने फ़ोन पर मौसूल हो जाती। वो इस लड़के का नाम नहीं जानता था और इतना वक्त भी नहीं था कि इसके बारे में मालूमात हासिल करता फिरे। इसे बस यही मालूम करना था कि इसकी मनकूहा किसी और के साथ वाबस्ता तो नहीं, अगर है तो बहुत अच्छा, कोई ठोस चीज़ इसके हाथ लग जाएगी फिर मम्मी को वो राज़ी कर लेगा। अभी तक इसे कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी, मगर इसका तजब्जब बहरहाल ख़त्म नहीं हुआ था। दावर की शादी को 8-9 दिन गुजर चुके थे। इस पहर जब वो अपने अपार्टमेंट का लॉक खोल रहा था, इसका मोबाइल बजा। दरवाज़ा एहतियात से थोड़ा सा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए इसने आले वाला पैगाम खोला। वो हया की एक मेल की कॉपी थी जो इसने अभी अभी भेजी थी। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए जिहान ने मोबाइल की स्क्रीन पर चमकता पैगाम पढ़ा। नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। इसने छपने से इस एड्रेस को देखा जिसको ईमेल भेजी गई थी। इसको क्या जरूरत पड़ गई साइबर क्राइम सेल को मेल करने की। मेल में एक वेबसाइट पे किसी वीडियो का पता लिखा था और साथ में एक मुख्तसर सी शिकायत थी जिसके मुताबिक इसके कज़न की मेहंदी की तकरीब जो कि चंद रोज़ कबल मुनक्कद हुई थी कि कोई फैमिली वीडियो इंटरनेट पर डाल दी गई थी। वो इसके खिलाफ प्राइवेसी एक्ट के तहत शिकायत कर रही थी कि इसे फौरी तौर पर हटाया जाए। जिहान ने वीडियो के पते को छुआ मगर बहुत भारी होने या नेट की रफ्तार कम होने के बायस खुल न सकी। खैर वीडियो बाद में देख लेगा, अभी इसे इसकी मदद करनी चाहिए। ये तो तय था कि जिस साइबर क्राइम सेल से इसने रजू किया था वो एक गैर फौजी एजेंसी का सेल था और वो मेल का जवाब 3-4 दिन बाद दिया करते थे और इनका तरीकाकार जरा पेचीदा था। वो पहले शिकायती फार्म भेजते जो FIR के मुतरादिफ होता और फिर एक दफ़ा बयान लेने के लिए एजेंसी के थाने ज़रूर बुलाया करते थे। अब ये ख़ानदानी लड़कियाँ किधर थाने कचहरी के चक्कर काटती फिरेंगी, इसलिए इसे कुछ करना चाहिए। इससे लाख गिले शिकवे के बावजूद वो इसकी मदद करना चाहता था। मम्मी से इसने हया का मोबाइल नंबर भी ईमेल एड्रेस के साथ लिया था। मम्मी से हया को कोई ख़ास राब्ता तो न था, बस एक दफ़ा फातिमा मामी ने हया के मोबाइल से कॉल किया था तो नंबर आ गया। इसने चंद लम्हे सोचा और फिर अपने लैंडलाइन से इसका नंबर डायल किया। ये सरकारी फ़ोन था, इसका नंबर किसी की CLI पर नहीं आता था, सिर्फ प्राइवेट नंबर लिखा आता था। आवाज़ बदलना कभी भी इसके लिए मसला नहीं रहा था। इनको इस चीज़ की बहुत अच्छी तरबियत दी जाती थी, मगर सिर्फ आवाज़ बदलने में गलती का या पकड़े जाने का एहतमाल काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए इसने वॉइस चेंजर एप्लीकेशन भी ऑन कर दी। ये खुदकार निज़ाम इसके लबों से निकले हर लफ्ज़ को सेकंड के 10वें हिस्से बाद हया की समात तक एक मुख्तलिफ मर्दाना आवाज़ में पहुँचाता था। जब वो इससे मुखातिब हुआ तो इसकी आवाज़ धीमी थी, खूबसूरत मगर मध्यम सा गंभीरपन लिए। सोफे पर नीम दराज हुए वो बहुत इत्मीनान से ऐसी बातें कर रहा था जो इस लड़की को चौंकाने के लिए काफ़ी थी। वीडियो हटाने का वादा लेकर इसने वही बात कही जो साइबर क्राइम वाले भी लाजमन कहते, हमारे ऑफिस आकर बाकायदा रिपोर्ट करें। इस बात पर वो बाकायदा सटपटा गई और फिर जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। जिहान ने कदरे अचंभे से रिसीवर को देखा, वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी, शायद मसला संगीन था, इसे वो वीडियो देख लेनी चाहिए। तकरीबन 10 मिनट बाद वो अपने लैपटॉप पर इस वीडियो को खोल रहा था। जैसे ही सफ़ा लोड हुआ और ऊपर वीडियो का नाम जगमगाया, वो एकदम चौंक कर सीधा हुआ। जैसे जैसे वीडियो चलती जा रही थी इसके चेहरे के तासुरात सख्त होते गए, पेशानी की रगें तन गईं और आंखों में शदीद गुस्सा दर आया। ये था इसके मामू का इज्जतदार ख़ानदान, फरकान मामू और सुलेमान मामू की इज़्ज़त व असमत वाली बेटियाँ। वो मुकम्मल तौर पर जनाना फंक्शन नहीं था, इसे पीछे पस मंज़र में वेटर्स और DJ भी नजर आ रहे थे। वो भी तो मर्द थे, इनसे कोई पर्दा नहीं, कोई शर्मो लिहाज नहीं। कैसे लोग थे ये, क्या हो गया था पाकिस्तान को। दुख,
तैश, इस्तजाब। एकदम वो बहुत अपसेट हो गया था। बेहद गुस्से से इसने लैपटॉप बंद किया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। जेल में गुजारे वो 1 माह 10 दिन इसके अंदर बहुत तलखी भर गए थे और गो के वो इस तलखी को दबा गया था मगर ख़त्म नहीं कर पाया था। और दबाने और ख़त्म करने में खलीज भर फ़र्क होता है। इसे इतना गुस्सा तो इस लड़की को इस गाड़ी में बैठते देख कर भी नहीं आया था जितना इस वाहियात वीडियो को देख कर आ रहा था। ये लड़की इस जैसे आदमी के साथ तो कभी खुश नहीं रह सकती थी। वो ये नहीं सोच रहा था कि वो बहुत बाकरदार और अच्छा था, बस वो दोनों मुख्तलिफ तरीक़ों से परवान चढ़ने वाले 2 मुख्तलिफ इंसान थे, दरिया के 2 किनारे। और अब तो वो मम्मी की खुशी के लिए भी इसके साथ बाकायदा शादी नहीं करना चाहता था। इसे पछतावा हुआ कि इसने मेजर अहमद यानी अपना नाम फ़ोन पे क्यों बताया। बहरहाल इस गलती को वो कवर कर लेगा। वो इसे मालूम नहीं होने देगा कि वही मेजर अहमद है। ये बात की बात थी। अभी मसला इसके स्कॉलरशिप का था। जब ये तय था कि वो इसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो फिर वो क्यों अगले 5 माह इस्तांबुल में इसके लिए हलकान हो। मम्मी का ख्याल था कि वो आएगी तो इन्हीं के पास रहेगी। इस सूरत में तो और भी मसला होगा कि वो इस्तांबुल में 2 शनाख्तों के साथ रह रहा था। कभी जहांगीर में रहना पड़ता तो कभी ब्यूक अदा में। अगर वो 2 दिन भी इसके घर रही तो जान जाएगी कि इसकी सरगर्मियां मशकूक हैं। ऐसे में इसके लिए खुद को छुपा कर रखना मुश्किल हो जाएगा। और अब जबकि इसे ज़िंदगी में शामिल नहीं करना तो फिर राज़ों में भी शरीक नहीं करना। वो यही बात बार बार सोचे जा रहा था। इनके यहाँ काम करने के 2 तरीके बताए जाते थे, बिल वास्ता और बिला वास्ता। बिला वास्ता तरीका वो अमूमन पहले इस्तेमाल करता था। अगर वो नाकाम हो जाए तब बिल वास्ता रास्ता चुनता था। बहरहाल वो यही चाहता था कि किसी तरह वो लड़की तुर्की ना आए। इसकी वजह इसने अपने आप को यही बताई थी कि वो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी दूसरी ज़िंदगी में कोई गड़बड़ होने से बचाव के लिए कर रहा है। वो आएगी और फिर वो इससे मिलेगी, इससे उम्मीदें वाबस्ता कर लेगी या शायद वो तलाक लेना चाहे। इस सूरत में मम्मी हर्ट होंगी। ओफ, इन सारे मसलों से बचने का एक ही तरीका था, कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो रुक जाए और इस्तांबुल जाने का प्रोग्राम मनसूख कर दे। हमाद इसके ऑफिशियल काम में आजकल इसकी मदद करवा रहा था। वो अपने एक्सीडेंट के बाद लंबी छुट्टी पर था, इसलिए बआसानी इसके साथ काम कर सकता था। इसने हमाद से मदद लेने का सोचा। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए तुम्हारी मदद करने पर तैयार हूँ, वरना मेरा ज़ाती ख्याल है कि तुम्हारी बीवी तुर्की पढ़ने जा रही है, तुम्हारी निगरानी करने नहीं। इसको कभी भी तुम्हारी सरगर्मियों पर शक नहीं होगा। तुम हर चीज़ ठीक से संभालना जानते हो। असल बात यह है कि तुम इसको वहाँ अपने करीब नहीं देखना चाहते। तुम्हें डर है कि कहीं तुम इससे मोहब्बत न करने लग जाओ और इस सूरत में तुम्हें अपने मामूओं के सामने हारना पड़ेगा। तुम्हारा दिल इस रिश्ते को रखने पर राज़ी है, मगर दिमाग जो आज भी अपने मामू से इंतकाम लेने का ख्वाहिशमंद है, खाइफ है कि कहीं दिल के जज्बात अना पर हावी ना हो जाए। फिर भी मैं जो कर सका करूँगा। हमाद ने बहुत इत्मीनान से कहा था। जिहान खफकी से सर झटक कर रह गया था, जैसे इसे सच सुनकर बुरा लगा हो। बहरहाल वजह जो भी हो, वो पाकिस्तान से रवानगी से कबल इस दर्द से छुटकारा चाहता था। दूसरी तरफ इसने वो वीडियो इंटरनेट पर डालने वाले को भी ट्रेस कर लिया था। वो वही मूवी मेकर था जो मेहंदी की तकरीब की वीडियो बनाने वहाँ गया था और ये काम इसने अपने मोबाइल के कैमरे के जरिए एक वेटर से लिया था। इसने अपनी एजेंसी के साइबर क्राइम सेल वालों के हवाले इस आदमी को कर दिया था और इसने जिसको वो वीडियो दी थी वो भी निकलवा ली थी। फिर भी अगर नेट पर से किसी ने इसे अपने कंप्यूटर में महफूज कर लिया हो तो इसका कोई रिकॉर्ड न था। कहीं ना कहीं तो वो वीडियो ज़रूर होगी। सारी दुनिया से तो वो नहीं निकलवा सकता था। बहरहाल इसने मूवी मेकर के अकाउंट को अपने दस्तरस में ले लिया था। वीडियो इसने हटाई नहीं कि हटाने की सूरत में वो लड़की कभी इससे मिलने ना आती, मगर इसका सफ़ा ब्लॉक ज़रूर कर दिया, यूँ कि इसके मामू के घर के सेक्टर के अलावा वो मुल्क में कहीं भी नहीं देखी जा सकती थी। इसे पूरा यकीन था कि अपनी वीडियो हटवाने के लिए वो इसके पास ज़रूर आएगी। अगले रोज़ इसको हमाद के साथ 4-5 घंटे सड़क पर मैडम सेक्रेटरी की कार के इंतज़ार में गुजारने थे। वो एक ऐसी मरकज़ी शाहरा थी जहां हर पल रश होता था। इसको महूम सी उम्मीद थी कि शायद वो भी यहाँ से गुजरे। वो अमूमन हर वक्त बाहर ही निकली होती थी। वो घर में बैठने वाली लड़कियों में से नहीं थी। इस सड़क पर तो नहीं, मगर करीब में एक ज़िली सड़क पर वो एक ट्रैफिक जैम में ज़रूर फंसी हुई थी। जिहान और हमाद का काम आज भी नहीं हो सका था, सो इसने सोचा वो ये दूसरा काम निपटा दे। पाकिस्तान में इसने औरतों को अगर किसी शय से बहुत डरते देखा था तो वो ख्वाजा सरा की बद्दुआ थी। बिलखसूस सफ़र से पहले अगर ख्वाजा सरा बद्दुआ दे दे तो इस बदशगुनी के बाद लोग सफ़र तर्क कर दिया करते थे। वो इस वक्त बद्दुआ की इस असल को भूल जाया करते थे कि बद्दुआ चाहे नेक आदमी दे या फासिक, चाहे माजूर दे या सेहतमंद, वो तब तक आपको नहीं लग सकती जब तक आप इसके अहल ना हो, और अगर आप इसके अहल ना हो तो वो देने वाले पर वापस पलट जाती है। मगर
मगर इसे उम्मीद थी कि इसकी बीवी भी इन्हीं ज़ईफुल अकीदा लोगों में से होगी जो ख्वाजा असरार की बद्दुआ से डरते थे। वो सिर्फ 5 मिनट इस काम के लिए निकाल सकता था, इसे वापस जाकर रिपोर्ट करनी थी। मगर जब इन दोनों ने इसे मतवज्जो किया तो वो एकदम इतने गुस्से में आ गई कि इनकी कोई बात सुनी ही नहीं। हमाद तो जाने कौन सी बातें लेकर बैठ गया था, मगर वो कुछ सुनने को तैयार न थी। इसने जैसे भुला दिया था कि डोली ने इस पर कभी कोई एहसान किया था। वो कोई बात सुनने पर तैयार न थी, बल्कि मुसलसल इनको हटने और जाने का कह रही थी। यहाँ तक होता तो ठीक था, मगर वही इस लड़की की एकदम से रिएक्ट कर देने वाली आदत। इसने हमाद की उंगलियां शीशे में दे दी। वो जरा सा जख्म इतना तकलीफ दह न होता अगर हमाद का वो हाथ फ्रैक्चर के बाद अब तंदुरुस्ती की तरफ न बढ़ रहा होता। ऐसे में इसकी वजह से वो हाथ जख्मी हुआ। इससे शदीद गुस्सा आया। दूसरी तरफ इसका दूसरा काम भी नहीं हो सका था। इन दोनों बातों पे वो शदीद गुस्से का शिकार हो रहा था। वो इसे नहीं रोक सका। इसे अपनी ये बेबसी गुस्सा दिला रही थी। इस रात वो बहुत देर तक इसके बारे में सोचता रहा। वो मंजर जब वो इस लड़के की गाड़ी में बैठ रही थी और वो वीडियो वो कभी भी फरामोश नहीं कर पा रहा था। इसे इस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं रखना था, फिर भी एक दफा वो इससे मिलना चाहता था। अगर वो इसे किसी तरह स्कॉलरशिप लेने से बाज रख सकता था तो यकीनन वो इसे तुर्की में नहीं देखेगा। इसलिए ये मुलाकात अहम और ज़रूरी थी। वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे इसने अपने लैंडलाइन से इसका नंबर मिलाया। काफ़ी घंटियों के बाद इसने फ़ोन उठा लिया और छूटते ही मिलने के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। ऐसे लगता था जैसे वो नींद से बेदार हुई हो, और इसके अंदाज से ये भी जाहिर था कि वो घर वालों को बताए बगैर मिलने आएगी। पता नहीं इसने इन सफ़ेद फूलों के बारे में अपने घर में क्या बताया होगा। शायद इसने कोई बहाना कर दिया हो, शायद फूल छुपा दिए हों। कोई उम्मीद नहीं कि वो कल अपने अब्बा को साथ ले आए। वैसे इसे उम्मीद नहीं थी कि वो घर वालों को दरमियान में लाएगी। जो भी था वो लड़की काफ़ी बाहिम्मत और अपने मसाइल खुद हल करने वाली लड़की लगती थी। इससे मिलने के लिए एक जाली सेफ हाउस का इंतज़ाम ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सब इंतज़ाम इसने खुद ज़ाती तौर पर किए थे। अलबत्ता ये तय था कि वो इसे स्क्रीन के पीछे से बात करेगा, जैसे बाज़ औक़ात कुछ लोगों को तफ्शीश या पूछगिछ के लिए बुलाकर बात की जाती थी। इसने अपना दोस्त नाम मेजर अहमद बताकर अलबत्ता गलती की थी। हो सकता है फुरकान मामू की वो बात कि सिकंदर का बेटा लाहौर में पोस्टेड है इसने सुन रखी हो और वो इस बारे में शुबहात का शिकार हो सकता है कि इसके दादा का नाम भी मालूम हो, और अब अगर एक मेजर अहमद इसके सामने खुद को छुपाता है तो वो 2 जमा 2 करके ये जान सकती है कि वो कौन है। वो इतनी ज़हीन थी या नहीं वो नहीं जानता था। वो खुद एक कामलियत पसंद था। इसके कवर स्टोरी में कोई खामी कोई झूल नहीं होना चाहिए। ये इसने अपनी जॉब के दौरान सीखा था। इसके पास हया को देने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए कि वो क्यों इससे स्क्रीन के पीछे से बात कर रहा है, और वजह बहुत सादा सी थी। वो इसे ये तासुर देगा कि इसका चेहरा झुलसा हुआ है। स्क्रीन चूंकि फ्रोस्टेड ग्लास की थी तो इसके पीछे अगर वो अहमद का आधा झुलसा चेहरा देखती तो झुलसा हुआ हिस्सा नुमाया ना होता। धुंधले शीशे के बायस इसे काफ़ी गहरे रंग का बर्न बनाना था। वो यही कयास करेगी कि वो अपने एहसास कमतरी का शिकार है और इसीलिए एक खूबसूरत लड़की के सामने आने से खाइफ है। एक कामल और ठोस वजह। इसके अलावा एक वजह और भी थी। अगर वो इसकी बात नहीं समझती और स्कॉलरशिप से पीछे नहीं हटती तो वो एक आखिरी कोशिश के तौर पर हमाद को इससे बात करने को कहेगा, और हमाद के नज़दीक इस मसले का सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो खुद को मेजर अहमद जाहिर करके इससे मिल ले और किसी भी तरह इसे समझा दे कि इसके शौहर के लिए ये दुरुस्त नहीं होगा कि वो वहाँ जाए, और ये कि इसका शौहर कहीं इसकी वजह से मुसीबत में ना पड़ जाए। अभी इस गुफ्तगू का पूरा मतन तय होना बाकी था, मगर ये तय था कि वो ये कोशिश ज़रूर करेगा। इसका कोई रिश्तेदार इनके करीब इस्तांबुल में रहे, ये इसके लिए कोई खुशाइंद बात नहीं थी। मुझे लगता है तुम अपनी मिसेस के आने से खाइफ इसलिए हो कि तुम कहीं इनकी मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाओ, कहीं तुम इनसे मुतासिर ना होने लगो, और कहीं तुम्हारे पास इनको अपनी ज़िंदगी से निकालने की वजह ख़त्म ना हो जाए। हमाद इसका मुकम्मल साथ दे रहा था, मगर साथ में वो मुस्कुराकर ऐसा तबसरा भी कर दिया करता था। वो सर झटक कर नज़रअंदाज कर देता। जब वो मेजर अहमद के इस खुद साख्ता ऑफिस आई तो चेकिंग के बहाने इसका मोबाइल इससे ले लिया गया और इसमें एक बहुत वसी रेंज का हामिल GPS ट्रेसिंग डिवाइस डालकर वापस कर दिया गया। अगर वो तुर्की चली जाए तब ये डिवाइस इसके बहुत काम आएगी। जब वो अंदर आई और जिहान इससे मुखातिब हुआ तो सबसे पहले इसने इसे ये यकीन दिलाया कि इसकी वीडियो को वो शहर के एक एक बंदे से निकलवा चुका है। ये सच था। कम से कम शादी के फंक्शन की मूवी बनाने वाले जिस मूवी मेकर की ये हरकत थी, इसने पूछगिछ पर हर उस शख्स तक इनको रसाई दे दी थी जिसको इसने ये वीडियो दी थी। फिर भी वो जानता था कि अगर इन लोगों ने वीडियो को मजीद आगे किया हो या लोगों ने इंटरनेट से डाउनलोड कर ली हो या किसी भी दूसरी सूरत में कहीं ना कहीं वो वीडियो ज़रूर किसी के कंप्यूटर में पड़ी होगी। लेकिन बाज़ बातें इंसान गैर इरादी तौर पर कह देता है, जैसे जब इसने ये बताया कि वो सिर्फ सब्र ना कर सकने के बायस
ملاقات کا بہانہ بنایا تھا تو لمحے بھر کو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ ان پچھلے چند دنوں میں دیکھے جانے والے ناقابل برداشت مناظر کے باوجود وہ اس لڑکی سے بغیر کسی وجہ کے ملنا چاہتا تھا، یا پھر جو وجوہات اس کے پاس تھیں وہ محض اس کے قریب رہنے کا جواز تھا۔ شاید حماد ٹھیک کہتا ہے، پھر بھی وہ جانتا تھا کہ وہ دونوں دو بہت مختلف سے لوگ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ اس ملاقات میں اس نے اس لڑکی سے چند ایک سوال پوچھے جن پر وہ حسب عادت تب اٹھی، یہاں تک کہ جب وہ اسے نصیحت کرنا چاہ رہا تھا اس نے ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیا، نہ ہی اس کی بات میں دلچسپی لی۔ تب اس نے وہ سوال کیا جس سے وہ شادی کے بارے میں اس کی ترجیحات جان سکے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فوراً انکار کر دے گی، مگر کس وجہ کی بنا پر، اور جب اس نے وجہ بتائی تو لمحے بھر کو وہ خود بھی چونک کر رہ گیا۔ وہ جتنی یقین اور استحقاق سے میرا شوہر کہہ رہی تھی وہ پھر سے اپنے بارے میں بے یقین ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فرقان ماموں کے وہ الفاظ دہرائے جو انہوں نے ممی، ابا اور اس کی پاکستان واپسی کے بارے میں کہے تھے۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ابا کے بارے میں کتنا جانتی ہے، مگر وہ حسب عادت بھڑک کر اٹھ گئی۔ تب اس نے اپنے قریب رکھے سرخ گلاب کے بکے میں کہ آج اسے واقعتاً سفید گلاب نہیں ملے تھے، نہ اس نے دگودو کی تھی، ایک ننھا سا کارڈ لکھ کر ڈالا: آنے کا شکریہ ARP۔ کارڈ اس نے پھولوں کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھی نے بعد میں باہر جا کر حیا کو پھول دینے چاہے، مگر اس نے تو ان کو دیکھا تک نہیں اور وہ چلی گئی۔ وہ جیسے بہت غصے میں تھی۔ ان تمام دنوں میں وہ یہ پہلا دن تھا جب جیہان نے اس پر بہت وقت صرف کیا تھا، گو کہ وہ بنیادی طور پر اتنا چوکس آدمی تھا کہ اسے وقت نکالنا آتا تھا، مگر ابھی تک جو وہ خود سے کہہ رہا تھا کہ وہ یہ صرف اسے اسکالرشپ لینے سے روکنے کے لیے کر رہا ہے، خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ اگر وہ اس کے سامنے آئی بیٹھی تھی تو اس نے ہر بات کہہ دی سوائے اسکالرشپ نہ لینے کے۔ وہ اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکا تھا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ان کی گفتگو جس تلخ موڑ پر آ رکی تھی، اس کے بعد اس کو کسی کام سے منع کرنے کا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر وہی کام کرے گی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ اپنا کام پیک اپ کرتا رہا۔ اس کا کام ٹھیک سے نہیں ہو پایا تھا کیونکہ میڈم سیکنڈ سیکرٹری واپس جا رہی تھی کسی میٹنگ کے سلسلے میں۔ اس کے پیشے میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، بہت دن بہت صبر و تحمل سے کسی معلومات کے ملنے کا انتظار کے بعد ایک دم سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ تیسرے روز وہ رات میں پھر جناح سپر مارکیٹ کے ایک ویران سے چبوترے پر اسے ملا تھا۔ دنیا کے ہر حساس ادارے میں سب سے زیادہ قدیم اور کسی حد تک گھسا پیٹا طریقہ جو کسی بھی شخص کا احسان و اعتماد جیتنے کا بتایا جاتا تھا وہ یہی تھا کہ پہلے آپ اپنے مطلوبہ شخص کو کسی مصیبت میں گرفتار کروائیں، پھر عین وقت پر پہنچ کر خود کو ہیرو ثابت کر دیں۔ اگر اگلا شخص عقل مند ہوا تو آپ کی حرکت جان جائے گا اور کبھی بھی آپ کا احسان مند نہیں ہوگا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی عقل مند ہے، البتہ وہ یہ نہیں جان پائی کہ لڑکے اسے کس کے کہنے پر ستا رہے تھے۔ اسے اس روز وہ ذرا غائب دماغ لگی تھی، جیسے کسی بات پر الجھی ہوئی ہو۔ وہ اپنے شوہر کو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی۔ آج پھر اس کی گفتگو میں شوہر کا تذکرہ تھا۔ وہ اب بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کا انتظار کیوں کر رہی ہے، تاکہ رشتہ ختم کر سکے یا پھر رشتہ نبھا سکے۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد کا امپریشن اس پر بہت اچھا ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے شک بھی پڑے کہ وہی ڈولی دراصل میجر احمد ہے۔ چبوترے پر جانے سے قبل اس نے چند ایک رسمی فقرے ریکارڈ کر کے اس ریکارڈنگ کا ٹائم لگا دیا تھا۔ عین وقت ہونے پر حیا کا فون بج اٹھا۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ میجر احمد کی احسان مند ہے بھی یا نہیں، مگر اس نے عادت کے مطابق پوری بات سنے بغیر ہی جھڑک کر فون رکھ دیا۔ وہ میجر احمد کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ جان گیا تھا۔ پھر اسے وہ گاڑی والا لڑکا یاد آتا تو لگتا کہ وہ واقعی جہان سے رشتہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ شاید میجر احمد کے سامنے وہ اپنے شوہر کا ذکر صرف دھمکی کے طور پر کر رہی تھی تاکہ وہ اسے تنگ نہ کر سکے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے وہی کہا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ شاید اس کی بد دعا سن کر وہ رک جائے۔ پھر وہ چبوترے کے دیوار کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ تب بھی اسے امید تھی کہ وہ مڑ کر ضرور آئے گی، یہ دیکھنے کہ وہ کون ہے کیوں ہے، مگر وہ ذرا سی رکی، کر دیکھا اور پھر واپس آگے بڑھ گئی۔ اس کا ذہن واضح طور پر کہیں اور الجھا تھا۔ جہان کا کام نہیں ہو سکا تھا، اب مزید یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس کو اب واپس جانا تھا۔ 15 جنوری کو اس کی فلائٹ تھی۔ اس کے پاس اب صرف ایک دن تھا۔ صرف اور صرف اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتا تھا۔ میں صرف تمہاری تسلی کے لیے ان سے بات کر لوں گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ تم اب خود نہیں چاہتے کہ وہ رک جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو تم اس کے لیے کوئی مؤثر طریقہ اپناتے، ان کا پیپر ورک میں مسئلہ کرواتے، ان کے والدین کو کسی طرح اپروچ کر کے انہیں باز رکھنے کا کہتے، مگر تم جو بھی کر رہے ہو
وہ اس لیے نہیں کہ تم ان کو روک سکو، بلکہ اس لیے ہے تاکہ تم ہر دوسرے دن ان سے ملنے یا ان کو دیکھنے کا موقع پیدا کر لو۔ تمہارا دل کہتا ہے کہ تم یہ رشتہ نبھاؤ اور یہ کہ وہ ضرور ترکی آئیں تاکہ تم ان کو بہتر طور پر جان سکو، مگر تمہارے دماغ میں تمہارے ماموں کے خلاف جو انات بھرا ہے وہ تمہیں یہ رشتہ توڑنے پر اکساتا ہے۔ تم خود بھی کنفیوز ہو جیہان کہ تمہیں کیا کرنا ہے، مگر کبھی کبھی انسان کو خود سے سچ بول لینا چاہیے، اس سے بہت سی کنفیوژن ختم ہو جاتی ہے۔ مگر وہ حماد کی ایسی ساری باتیں نظر انداز کر رہا تھا۔ اب بھی وہ اسی بات پر قائم تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے قریب ترکی میں نہیں دیکھنا چاہتا، چونکہ اب اس کو روانگی کا حکم مل چکا تھا اور کل دوپہر میں اس کی فلائٹ تھی، سو وہ ایک آخری کوشش آج کے دن کرنا چاہتا تھا۔ حماد کو آج اپنی امی اور بہن اینی کے ساتھ شاپنگ پر جانا تھا۔ وہ لوگ اس کی شادی کی شاپنگ کر رہے تھے۔ دوسری طرف جیہان اپنے اپارٹمنٹ میں پیکنگ کر رہا تھا، ساتھ میں وہ اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس ضرور چیک کرتا تھا۔ صبح وہ ڈپلومیٹک انکلیو میں تھی، پھر پنڈی چلی گئی تھی، شاید اس نے وہاں سے کچھ اٹھانا ہو کیونکہ پھر وہ واپس ڈپلومیٹک انکلیو چلی گئی تھی۔ ابھی دوپہر پوری طرح سے نہیں چھائی تھی جب جیہان نے اسے F7 کی طرف جاتے دیکھا۔ کل رات بھی وہ جناح سپر میں تھی، سو آج بھی شاید وہیں جا رہی ہو۔ اس لڑکی کو شاپنگ کا بہت شوق تھا۔ بہرحال اس نے حماد سے بات کی، وہ لوگ F10 جا رہے تھے، مگر چونکہ وہ حیا سے بات کرنے کے لیے راضی تھا اس لیے وہ جناح سپر چلا آیا۔ حماد اس بات کو ایک اتفاقیہ ملاقات کی طرح پلان کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ یہ طے تھا کہ وہ اسے اپنے میجر احمد ہونے کا تاثر دے گا، اس لیے یہ غلط لگتا کہ جو شخص اپنی بدصورتی کے باعث پہلے اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا اب بلا مشافہ ملاقات پر راضی ہو گیا تھا۔ اپنی جاب میں وہ اکثر ایسے اتفاقیہ مواقع پیدا کرتے رہتے تھے۔ ان کے نزدیک وہ لوگ احمق تھے جو موقع ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مواقع ڈھونڈے نہیں جاتے، پیدا کیے جاتے ہیں۔ اب ایک بہت معصوم سے اتفاق میں وہ ایک ہی دکان میں اس سے ٹکرا جاتا، وہ یقیناً اس کا آدھا جھلسا چہرہ دیکھ کر چونکتی۔ اسی پل اینی اسے احمد بھائی کہہ کر پکارتی، وہ پہلے ہی سمجھا چکا تھا کہ آج وہ اسے مارکیٹ میں احمد بھائی کہہ کر پکارے گی، کیونکہ وہ کسی کو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ اس کا نام حماد نہیں احمد ہے۔ اینی اپنے بھائی کی ان مشکوک حرکتوں کی عادی تھی، وہ شانے اچکا کر راضی ہو گئی۔ جو بھی تھا، اپنے بھائی کی مدد کر کے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی تھی۔ میں فیملی کے ساتھ میں ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس شاپ میں جائیں گی۔ حماد نے وہیں سے اسے فون کیا تھا، وہ اس وقت اپنا بیگ پیک کر رہا تھا۔ وہ جو سعید بک بینک والا پلازا ہے، اس میں جہاں ایک خالی چبوترا سا بنا ہے۔ ہاں، مگر پھر کوئی بک فیئر لگا ہوا ہے، وہ خالی نہیں ہے۔ اس کے آس پاس کوئی کپڑوں یا جوتوں کی ایسی شاپ ہے جس پر سیل لگی ہو؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہا تھا۔ اس نے اتنے دنوں میں ایک چیز کا اندازہ کر لیا تھا کہ وہ لڑکی کپڑوں جوتوں کی بہت شوقین تھی۔ ہاں، آگے ایک جگہ سیل لگی ہوئی ہے، تم وہاں جاؤ، وہ ادھر ضرور آئے گی۔ وہ بہت وثوق سے بولا تھا۔ وہ کپڑے طے کرتے ہوئے پھر اسی نہج پر سوچنے لگا، کیا وہ واقعی چاہتا ہے کہ وہ نہ جائے یا پھر بس اس کے ہر پل خبر رکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا؟ جیہان، تم کنفیوزڈ ہو۔ اس نے خود کو سرزش کی۔ پورا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب حماد کا دوبارہ فون آیا۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ حماد کا نمبر فون پر دیکھ کر ایک دم اس کا دل بہت اداس ہوا۔ یقیناً حماد نے اس سے بات کر لی ہوگی اور اب وہ ترکی نہیں آ رہی ہوگی۔ اس نے کال موصول کی۔ اچھی بے عزتی کروائی آج تم نے میری۔ حماد ایک دم شروع ہوا۔ جیہان سیدھا ہو بیٹھا، وہ سخت غصے میں اس بات کیے جا رہا تھا۔ میرے بھائی، ہوا کیا ہے؟ بھابھی نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے پوری شاپ میں سب کے سامنے اعلانیہ بتایا کہ میں پنکی بنا سڑک پر گدہ گیری کر رہا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر اور لعنت ہے اس دن پر جب میں نے تمہاری مدد کرنے کا سوچا۔ اس نے کیسے پہچانا؟ جب اس کے منہ پر سلیش گرا تھا تب اسے جھٹکا لگا تھا، اور اب بھی ایسا ہی جھٹکا لگا تھا۔ میرے ہاتھ پہ وہ جو نشان ہے اور انگلیوں پر جو انہوں نے اس دن زخم دیے تھے، انہی سے انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میری فیملی کے سامنے اچھی خاصی میری بے عزتی کر دی۔ تو تم نے اس سے بات نہیں کی؟ میں اس سارے ہنگامے کے بعد کیا کرتا؟ میں تو جلدی سے وہاں نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ شاپ کیپر آ گیا۔ اس دن ثانیہ اور میں نے یہیں سے شاپنگ کی تھی، وہ ہمیں جانتا تھا، بس شکر ہے اس نے میرا نام نہیں لیا۔ مگر غصے سے بولتے بولتے وہ ایک دم رکا۔ تم جو چاہ رہے تھے کہ میجر احمد کا امپریشن اچھا پڑے، وہ اب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں اسے کہا تھا کہ وہ مجھے احمد کہہ کر پکارے گی، اور اس نے تمہاری مسز سے لڑتے ہوئے بھی میری ہدایت یاد رکھی۔ اس سے بہتر تھا میں تمہیں کام ہی نہ کہتا۔
जिहान, एक मिनट, मुझसे बोल लो। खैर है, मगर खुद से झूठ मत बोलो। सच्चे दिल से तस्लीम कर लो कि तुम कभी इनको रोकना नहीं चाहते थे। तुम अब भी चाहते हो कि वो तुम्हारे इस्तांबुल ज़रूर आएं। इसलिए इस बारे में परेशान मत हो और जाने की तैयारी करो। वैसे अच्छी खासी खुश इखलाक बेगम है आपकी। इसकी आखिरी बात पर वो बेख्तियार हंस दिया था। हमाद ठीक कहता था, इसे अपने अंदर की कन्फ्यूज़न ख़त्म कर देनी चाहिए। वो इसके तुर्की आने से परेशान था, मगर नाखुश नहीं। इसने बालाखिर खुद से सच बोल ही लिया। वो किसी लड़की के अपने असाब पर हावी हो जाने से डरता था। लड़की भी वो जो सुलेमान मामू की बेटी थी। मगर इसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब इसे मामू से इंतकाम लेना ही नहीं, तो फिर इनके खिलाफ दिल में अनाद क्यों रखे। और शायद वो खुद भी ये रिश्ता ना चाहती हो। जिहान को इसका इस लड़के की गाड़ी में बैठना याद था। चलो ठीक है, वो आ जाएगी तो कभी ना कभी वो इससे ये बात क्लियर कर लेगा। अब वो मुतमईन था। ऑफिस में नीम अंधेरा फैला था। खिड़कियों के बाहर शाम उतर आई थी। वो अभी तक इसी पोजीशन में बैठी यकटिक लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही थी। आंसू इसके गालों पर लुढ़क लुढ़क कर अब सूख चुके थे। कहीं पस मंजर में फ़ोन की घंटी बज रही थी, मगर वो इस जाने मतवज्जो नहीं थी। वो सिर्फ इस एक शख्स को देख रही थी जो इससे हम कलाम था। बहुत मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी सुनाते हुए भी दरमियान में उठकर वो कॉफ़ी बना लाया था। फारिग तो वो बैठ ही नहीं सकता था। वो इसे जानती थी, मगर आज जब इसने वीडियो के खुलते ही जिहान को ब्यूक अदा के सफ़ेद महल में मौजूद अब्दुर्रहमान पाशा के कमरे के कंप्यूटर चेयर पर बैठते देखा था, तो इसे लगा था वो इस शख्स को नहीं जानती, नहीं पहचानती। वो इस वीडियो में और ARP के कमरे में क्या कर रहा था। मगर फिर जैसे जैसे वो सुनती गई, इसके आसाब सुन पड़ गए। पहले इसे शौक लगा, फिर गुस्सा चढ़ा, मगर ऐसा गुस्सा जो शतरंज में अपने ज़हीन मुकाबिल की चाल पर मात खा जाने से चढ़ता है। और फिर इसकी जगह दुख ने ले ली। पहली दफ़ा इसे एहसास हुआ था कि जब तक इंसान दूसरे की जगह पर खड़ा ना हो, इसे पूरी बात समझ में नहीं आती। टेलीफोन की घंटी अभी तक बज रही थी। इसने हाथ बढ़ाकर वीडियो को वहीं रोका। अभी वो आधी भी नहीं हुई थी और अभी तक जिहान ने इस आदमी का जिक्र नहीं किया था जिसके चेहरे पर हया ने कॉफ़ी उल्टी थी। अगर इसका वो गरीब सा रेस्टोरेंट ओनर जिहान ही अब्दुर्रहमान पाशा था, आयशे और बहारे का अब्दुर्रहमान पाशा, तो फिर वो बेचारा कौन था जिस पर इसने कॉफ़ी उल्टी थी, और वो जिसको इसने जिहान के साथ पेनेट्री में देखा था। मगर एक मिनट, इसने दोनों कनपट्टियों को उंगलियों से दबाते हुए सोचना चाहा। इसको किसने कहा था कि वो अब्दुर्रहमान है? किसी ने नहीं। इसने आने के साथ इसकी तस्वीर देखकर अज खुद ये फर्ज कर लिया था कि वही अब्दुर्रहमान होगा। तब वो नहीं जानती थी कि आने का एक दूसरा बेटा भी है। इनका असली बेटा, गुमशुदा बेटा, जो अरसा पहले अदलाट छोड़कर चला गया था। हाँ, वही तो था इनका गुमशुदा बेटा। तभी तो इसकी तस्वीर घर में हर की हुई थी। पाशा बे, मिस्टर पाशा, इसी नाम से जिहान इसे रेस्टोरेंट में पुकार रहा था जब इसने इनकी बातें सुनी थी। अब्दुर्रहमान पाशा और पाशा बे दो अलग अलग लोग थे। फोन मुसलसल बजे जा रहा था। इसने उकताकर मेज पर रखे फोन को देखा। अब्बा की सेक्रेटरी को कहा भी था कि इसे मत डिस्टर्ब करे, मगर कोई सुने तो। इसने रिसीवर उठाया। जी, मैं वलीद साहब आपसे मिलना चाहते। वो इसरार कर रहे हैं कि मैं इन्हें भेज दें। इसने नागवारी की उड़ती लहर को दबाकर कहा और फ़ोन रखा। सिर्फ इस फजूल आदमी की वजह से इसका किरदार जिहान की नज़रों में मशकूक होकर रह गया था। सिर्फ यही नहीं, वो कंपनी के साथ भी वफादार नहीं था। आज तो वो अच्छी तरह निपटेगी इससे। इसने ऑफिस का लॉक खोला और नकाब की पट्टी सर के पीछे बांध दी। फिर लैपटॉप बंद करके फ्लैश ड्राइव डब्बी में वापस डाल दी। बाकी वीडियो वो घर जाकर देखेगी। वैसे भी शाम होने को आई थी। वक्त का कुछ पता ही नहीं चला था। अभी तक इसके असाब शल थे। दरवाज़ा खुला और वलीद लंबे लंबे डाक भरता अंदर दाखिल हुआ। इसके लबों पर हमेशा की तरह इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट बिखरी थी। वो कुर्सी पर गाए दोनों हाथों पे कोहनियाँ जमाए इसे आते देखती रही। कैसी हैं आप मैडम MD? इसके सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला। आप बताएं, क्या काम था? वो खुश्क लहजे में बोली। वो रात फिर से ताज़ा हो गई थी। क्या सोचता होगा जिहान इसके बारे में? ओफ, कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हम आपके खिलाफ करा रहे हैं। वो पता देने वाली मुस्कुराहट के साथ कहते हुए इसकी मेज़ से पेपरवेट उठाकर उंगलियों में घुमाने लगा। कैसी करारदाद? इसने हत्तुल-इम्कान लहजे को नॉर्मल रखने की सही की। आप जानती हैं कि तमाम डायरेक्टर्स अगर मिलकर MD के खिलाफ करारदाद लाएं, अदम एतमाद की करारदाद, तो MD को हटाया जा सकता है। वो खामोशी से इसे देखती रही। शायद वलीद ने ताज़ा कंपनी एंड लॉ पढ़ा था, वरना इसे ये ख्याल पहले आ जाना चाहिए था। कल आप इस ऑफिस से बाहर होंगी। छी, बस हो रहा है, मगर हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। आप जैसी औरतों की जगह घर में होती है या मदरसे में, इधर नहीं।
वो अब भी लब बेचैनी से देखती रही। आप यूं करें, अपनी ज़रूरी एशिया समेट लें, आखिर कल आपको ये जगह छोड़नी जो पड़ेगी। मैं यही बताने आया था इधर। वो फातिहाना अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ। बैठे। इसने उंगली से एकदम इतने तहकुम से इशारा किया कि वो बेइख्तियार अगले ही पल वापस बैठा। मेरी बात सुने। हया दोनों मुठियां मेज़ पर रखे कुर्सी पर ज़रा आगे हुई। मैंने मंगल वाले रोज़ हेड आर्किटेक्ट और आपकी गुफ्तगू रिकॉर्ड की थी, सुनना चाहेंगे? वलीद के चेहरे के तासुरात नाकाबिले फ़हम हो गए। इसने सवालिया आइब्रो उठाए। कौन सी गुफ्तगू? अनजान बनना आपको फ़ायदा नहीं देगा। मैं कि इस ट्रेड सेंटर के प्रोजेक्ट प्लान में आपके कहने पर आर्किटेक्ट ने गड़बड़ की थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जिस कंपनी को वो प्रोजेक्ट मिल गया था, इनके मालिकान से आपके गहरे रवाबत हैं। ये सारी आपकी अपनी कही बातें हैं, मेरे पास सबूत है। वो कह वलीद के लब बीच गए और आईब्रो तन गए। ऑडियो किसी भी चीज़ का सबूत कभी नहीं हो सकती मादाम। मुझे कोर्ट में किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे सिर्फ अपने अब्बा को ये सब बताना है। वैसे भी वो अब ठीक हो रहे हैं, इसी हफ्ते दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। आज जब घर जाकर मैं इनको आपकी असलियत बताऊंगी तो वो अपनी बेटी की हर बात फ़ौरन मान लेंगे। कंपनी लॉ के मुताबिक अगर ऐसा ट्रेयर साबित हो जाए तो ना सिर्फ आपके शेयर्स फ्रीज हो सकते हैं, बल्कि अब्बा को आप जानते हैं, वो अपने साथ दगा करने वालों को यूं ही नहीं छोड़ते हैं। सड़क पर ले आएंगे वो आपको। वलीद का चेहरा सुर्ख पड़ गया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो गुस्से से गुर्राया था। मैं के साथ कोई दगा नहीं किया। अगर तुमने अपने अब्बा को कोई उल्टी सीधी बात बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने मुस्कुराकर सर उठाकर वलीद को देखा। किसी से तो वो भी डरता था। मैं देख लूँगा तुम्हें। एक शोलाबार निगाह इस पर डालकर वो मुड़ा और तेज तेज चलता बाहर निकल गया। इस आदमी को वो समझाने के लिए बात बैठी थी और इसकी इस एक हरकत ने इसे जिहान की नज़रों में मशकूक बना दिया था। जब जिहान इससे मिलेगा तो वो सबसे पहले यही बात क्लियर करेगी। जिहान। वो एकदम चौंकी। ये वीडियो तो इसने लॉकर से 1 माह कबल निकाली थी, ये सारी बातें तो पुरानी हो गई। वो अभी कहाँ था? पिंकी ने पजल बॉक्स इसे थमाते हुए कहा था कि जब तक वो इसे खोल पाएगी तब तक वो शायद इस दुनिया में न रहे। नहीं, वो यूं ही कह रहा होगा। इसने सर झटका। वो जिहान को ढूंढ ले, वो इसे कहीं न कहीं ज़रूर मिल जाएगा। इसने मोबाइल निकाला। सुबह से वो साइलेंट पे था और अम्मा के कई मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए पड़े थे। इसने मैसेज खोला। वो कह रही थी कि इन्हें अब्बा की गाड़ी और ड्राइवर चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऑफिस फ़ोन करके दोनों मंगवा लिया। एक और पैगाम भी उन्होंने बताया था कि वो जफ़र को इसकी गाड़ी के साथ भेज रही हैं, घर ले आएगा। बस कार भेजकर जफ़र को वापस जाने का कह देती। ज़रूरी था कि ताया अब्बा का मुलाजिम भी उधार लेने का एहसान लिया जाए। इसे खौमख्वाह कोफत हुई। बहरहाल इसने सर झटक कर फ़ोन बुक में से आयशे के घर का नंबर ढूंढ कर मिलाया। कोई जवाब नहीं। फिर इसने हलीमा आंटी का नंबर मिलाया। वो यकीनन इनसे होटल गैंड का रखती थी। जिहान वहीं होगा। आलू। वो उदास मगर बारीक सी आवाज़। इसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। बहारे, मैं हया बोल रही हूँ। ओ हया, तुम गई थी? वो जैसे बहुत उदास सी लग रही थी। मैं घर आ गई थी, मगर मुझे पता लगा कि तुम लोग मुल्क छोड़कर चले गए हो। सब चले गए हैं, मैं नहीं गई, मैं अकेली रह गई हूँ। वो जैसे आंसू पीते हुए कह रही थी। आयशे भी नहीं है, आने भी नहीं है, सब चले। अब अब्दुर्रहमान वो कहाँ है? इसकी आवाज़ में लर्जिश दर आई थी। वो सुबह आया था, मुझे इतना सारा डांट कर गया है। इसने कहा है वो जा रहा है और ये भी कि वो अब मुझसे मिलने नहीं आएगा। किधर किधर गया है वो? एकदम बहुत से आंसू इसकी पलकों पर आ रुके थे। मुझे नहीं पता। वो जैसे ज़रा ठहरी। इसने कहा था कि इसने तुम्हें आने से कुछ दिन पहले बता दिया था कि वो किधर जाएगा। तुम्हें पता है हया? नहीं। वो हैरान हुई। इसने तो मुझे नहीं बताया। आंखें इसने हाथ से रगड़कर साफ की। मगर तुम फिक्र मत करो बहारे, मैं अगले हफ्ते तुर्की आऊँगी ना, मुझे क्लियरेंस करवानी है, तब मैं और तुम मिलकर इसे ढूंढेंगे। हम इसे ढूंढ लेंगे। तुम मेरे आने तक वहाँ होगी ना? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। वो जैसे सारे ज़माने से खफा हो रही थी। इसे फ़ोन बंद कर दिया। कितनी ही देर वो सर डेस्क पर रखे आंखें बंद किए बैठी रही। इसका जहन सिर्फ एक बात पर मशगूल। जियान ने इसे जाने से कबल नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। फिर इसने बहारे को ऐसा क्यों कहा? ये वीडियो तो पुरानी थी, जबकि बहारे ने जाने से कुछ दिन कबल के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कब बताया जिहान ने इसे? जब वो अपनी चीज़ें समेट कर उठी तो भी इसका जहन उलझा हुआ था। शाम ढल चुकी थी, सब जा चुके थे। वो शायद अकेली थी। जब वो लिफ्ट में दाखिल होने लगी तो ताया फुरकान भी साथ ही दाखिल हुए। आप अभी तक यहीं हैं? वो इनको देखकर ज़रा हैरान हुई थी।
कुछ कागजात लेने आया था, वो इसे सर्द महर लहजे में बोले। तनाव और बर्फ की दीवार अभी तक बीच में हाइल थी। इसे फिर से अम्मा पर गुस्सा आया कि क्या जरूरत थी जफर को बुलवाने की। वो गाड़ी छोड़कर चला जाता, वो खुद ड्राइव करके आ जाती। इनका एहसान लेना जरूरी था। और जिहान, इसने कब बताया कि वो किधर जा रहा है? लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी तो इसने पीछे हटकर ताया को रास्ता दिया। वो निकल गए तो वो सुस्त रवि से उलझी उलझी से चलती बाहर आई। जिहान ने कब बताया? झूले पे इस रात या अस्पताल में जब वो दोनों अब्बा के साथ थे, या बात सुनो मेरी। वलीद पता नहीं कहाँ आया था। हया बेख्तियार एक कदम पीछे हुई। लॉबी खाली थी सवाए शीशे के दरवाजे के साथ खड़े गार्ड के, जो इनको ही देख रहा था। क्या है? अगर तुमने सुलेमान अंकल से कुछ कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूँगा। उंगली उठाकर चबा चबा कर बोलता वो इसे तंबीह कर रहा था। हया ने कोफत से, ये धमकियां किसी और को दो, मैं जा रही हूँ घर और मैं अब्बा को सब साफ साफ बता दूंगी। कर लो जो तुमको करना है। अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालकर वो इसके एक तरफ से निकलकर आगे बढ़ गई। वलीद कुछ कहे बिना तेज कदमों से चलता इसके दाएं तरफ से गुजरकर बाहर निकल गया। वो गार्ड को मामूल की हिदायत देने के बाद बाहर की करने लगी। बाहर आसमान नीलाहट भरी स्याही से भरता जा रहा था। वो अब भी जिहान के बारे में सोच रही थी। इसने कब बताया था इसे कि वो कहाँ जा रहा है? वो सीढ़ियाँ उतरकर अब एक तरफ बने पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ने लगी। इसकी गाड़ी दूसरी जानिब खड़ी थी। इस तक पहुँचने के लिए इसे चंद कदम इस लंबी चौड़ी सी रोश पर चलकर जाना। बहुत गायब दिमागी से कदम उठा रही थी। अगर जिहान कह रहा था कि इसने हया को बताया था तो इसने बताया होगा। वो सीधी तरह कोई भी बात नहीं कहता था। इसकी हर बात पहेली होती थी। आखिर कब बताया था इसने? रोश पर चलते हुए इसने जहन पर जोर डालने की कोशिश की। कहीं दूर से कोई इसे पुकार रहा था। इसके नाम बार बार पड़ रही थी। वो इतनी उलझी हुई थी कि सुन नहीं पाई। तेज रोशनी से इसके पीछे से आ रही थी, साथ में टायर्स की आवाज। एकदम जैसे किसी ख्वाब से जाकर वो चौंक कर पलटी। वो वलीद की गाड़ी थी और वो तेज रफ्तारी से इसे रोश पर चलाता आ रहा था, इसके ऊपर चढ़ाने के लिए। वलीद रुको! इसके राह तक ना निकल सकी। सांस रुका और साथ में पूरा वजूद छल हो गया। वो अपनी जगह से हिल भी न सकी। तेज हेडलाइट्स इतने करीब थीं कि इसने अपने लिए सिर्फ चेहरे के आगे दोनों हाथ किए। दूसरे ही लम्हे बहुत जोर की टक्कर ने इसे सड़क की दूसरी जानिब लुढ़का दिया। गाड़ी जन से आगे बढ़ गई। होटल ग्रैंड की बालाई मंजिल के इस पुरतैश पावर ऑफिस में परफ्यूम की खुशबू के साथ सिगरेट की महक भी फैली हुई थी। वो रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा लैपटॉप पे होटल के रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था। करीब रखा एश ट्रे सिगरेट के अधजले टुकड़ों और राख से भर चुका था। ये इसकी वाहिद बुरी आदत थी जिसे वो बहुत चाह कर छोड़ सका था। इसकी गैर मौजूदगी में होटल उस्मान शब्बीर देखते थे। वो एक अच्छे और ईमानदार आदमी थे। इनका बेटा सफ़ीर भी होटल में काम करता था, लेकिन जिहान की कोशिश होती वो इस लड़के को एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात से दूर ही रखे। सफ़ीर कदरे गैर जिम्मेदार और फितरतन लालची वाक़या हुआ था। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे कि गैर मौजूदगी में इसे सफ़ीर को ज़रा खींच कर रखना था। कल जा रहे थे उस्मान शब्बीर पाकिस्तान। डॉक्यूमेंट्स देखते हुए वो एकदम चौंका। उस्मान शब्बीर कल पाकिस्तान जा रहे थे और इनकी वापसी भी जल्द ही मतवक्को थी। क्या वो इन्हीं तारीखों में वापस आएंगे जब पाकिस्तान से 2 एक्सचेंज स्टूडेंट्स हया सुलेमान और खतीजा राना इस्तांबुल आएंगी? कुछ देर वो इसी नहज पर सोचता रहा, फिर सेल फोन उठाकर देखा। ईमेल्स मेल बॉक्स पर लगे क्लोन के बाइस इसे मिलती रहती थी। इसने आज की मेल्स चेक की। ताज़ा तरीन मेल इसकी टिकट की कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म था जो डोरअप अलॉटमेंट के लिए हया ने पुर करके भेजा था। इसे ये मेल सुबह मिली थी। वो मसरूफियत के बायस पढ़ नहीं सका था। अब पढ़ी तो बेख पर मुस्कुराहट आ गई। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब करती हूँ, सब झगड़ालू हूँ। पागल लड़की क्या क्या लिखकर स्पंजी वालों को भेज रही थी। इन्हें वाकतन नबी से खूनख्वार किस्म की लड़कियों के साथ डोरुम देना था। इसने इसी मुस्कुराहट के साथ सर झटका और फिर टिकट वाली मेल चेक की। 5 फरवरी को इन दोनों लड़कियों की फ्लाइट। अभी इसमें पूरे 2 हफ्ते थे। अब क्या करना चाहिए इसको? बालाखर एक फैसले पर पहुंचकर इसने फ़ोन उठाया और उस्मान साहब की एक्सटेंशन मिलाई। आलू उस्मान बे, आपने वापस कब आना है? बिना तमहीद के इसने काम की बात पूछी। बिला वजह की तमहीदों से तो इसे नफरत थी। 15-20 दिन तक। क्यों 15 या 20? 8 फरवरी की फ़्लाइट है, आप हिसाब लगा लें तकरीबन। वो जैसे खुद भी गिनने लग गए। क्या आप इत्तेहाद एयरलाइंस की 5 फरवरी की फ़्लाइट ले सकते हैं? असल में एक छोटा सा मसला है। मेरे एक दोस्त की बहन अपने फ्रेंड के साथ इस्तांबुल आ रही है।
پھر اس نے مختصر الفاظ میں ان کو سمجھایا کہ ان کے درمیان کچھ فیملی کلیشز ہیں اور ان کے بارے میں وہ فکر مند ہے کہ پہلی دفعہ استنبول آنے کے پیش نظر ان کو یہاں کوئی وہ چاہتا ہے کہ عثمان شبیر ان سے اپنا تعارف کروا دیں تاکہ اگر کبھی وہ مشکل میں ان سے رابطہ کرے تو وہ فوراً عبد الرحمن کو بتائیں، لیکن ظاہر ہے اس کا نام درمیان میں نہیں آنا چاہیے، سخت قسم کا ایگو ایشو۔ متوقع طور پر عثمان شبیر نے فوراً حامی بھر لی۔ فون رکھتے ہوئے وہ اب پہلے سے زیادہ مطمئن تھا، پتہ نہیں اس سے اور ممی سے رابطہ کرتی ہے، اس دوران کہیں اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو، وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ذمہ داری، اور اگر وہ جان بھی لے کہ عثمان شبیر عبد الرحمن پاشا کے کہنے پہ یہ سب کر رہے تھے، تب بھی وہ یہ نہیں جان سکتی کہ عبد الرحمن کون تھا، آخر جان بھی وہ کیسے سکتی تھی۔ عبد الرحمن پاشا اور عبد الرحیم پاشا یہ دونوں حبیب پاشا کی پہلی بیوی کی اولاد تھے۔ حبیب پاشا ایک درمیانے درجے کے بھارتی بزنس مین تھے جو کچھ وجوہات کی بنا پر پہلی بیوی اور 2 بیٹوں کو چھوڑ کر کئی برس قبل استنبول آ گئے تھے۔ ترکی میں آ کر انہوں نے حبیب نامی ترک عورت سے شادی کی اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ان دونوں کا ایک ہی بیٹا تھا، طیب حبیب پاشا المعروف پاشا بے۔ بیوک ادا میں امت اللہ حبیب کا خاندانی گھر وہ عثمانی طرز کا سفید محل تھا۔ طیب حبیب ابھی چھوٹا تھا جب حبیب پاشا کا انتقال ہو گیا، تب امت اللہ اپنے بیٹے کو لے کر اناطولیہ کے ایک گاؤں چلے گئیں جہاں ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔ یوں وہ گھر بند ہو گیا، کئی برس وہ بند رہا، پھر طیب حبیب نوجوانی کی عبور کرتے ہی فکر معاش کی خاطر ادلار پہ آ گیا۔ اس نے وہ گھر کھولا اور پھر ایک شہزادے کی طرح جینے کی خواہش کے ساتھ بیوک ادا رہنے لگا۔ دور اناطولیہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اس کی سادہ سی ماں نہیں جانتی تھی کہ وہ ادلار میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ امت اللہ نے بہت دفعہ چاہا کہ وہ بیٹے کے پاس چلی آئیں، مگر طیب حبیب نے ایسا کبھی نہیں ہونے دیا۔ اس کی کمزوری اس کی ماں تھی جو اسے بہت عزیز تھی، اور وہ جانتا تھا کہ جس دن اس کی ماں کو علم ہوا کہ وہ مافیا کا حصہ بن چکا ہے، اس دن اس کی ماں مر جائے گی۔